मैं होटल में बैठा अगले दिन यशवंत से लिफाफा लेने की मंसूबाबंदी कर रहा था। एक मसला ये भी था कि यशवंत से हासिल करदा खतूत की कॉपियां किस तरह बनाऊंगा। अगर फोटो फिल्म बनवाने उस फोटोग्राफर के पास गया जिसने अहमदनगर की फाइलों की कॉपियां बनाई थी तो उसे शक पड़ सकता था। ऐसा कोई ताकतवर लेंस का कैमरा भी हमारे पास नहीं था जिनसे इन खतूत की तस्वीरें उतार कर पाकिस्तान भेजी जा सकें। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे चांदनी चौक में एक ठेले वाला याद आया जो बड़ी स्लेटों के साइज के 2 टुकड़े जिनके फ्रेम के अंदर कोई चिकना मसाला भरा होता था, उनमें एक लिखा हुआ कागज एक फ्रेम में रखकर दूसरी फ्रेम से उसे दबाता था और फिर इन फ्रेमों को अलहदा करके एक सादा कागज पहली फ्रेम में रखता था और दूसरी फ्रेम से उसे फिर दबाता था और इस तरह तहरीर का अक्स नुमाया तौर पर दूसरे कागज पर आ जाता। मैंने काफी दिनों पहले उस ठेले वाले के पास से गुजरते हुए सरसरी तौर पर उसे अक्स उतारते देखा था और उसे महज एक तमाशा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब मैंने फैसला किया कि सुबह सबसे पहला काम उस ठेले वाले के अक्स उतारने वाली स्लेटों को देखना है। अगली सुबह 10 बजे मैं चांदनी चौक जा पहुंचा। ठेले वाला आ चुका था। मैंने उसे अंग्रेजी रिसाले का एक वर्क दिया जो मैं हमरा ले गया था। उसने 2 मिनट में अक्स उतरा हुआ कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उस कागज पर जोर से उंगलियां फेर कर देखा कि कहीं अक्स उतर तो नहीं जाता। अक्स जाफरानी रंग का और पुख्ता था। ठेले वाले ने मुझे महलूल से भरी बोतल दी कि जब अक्स धुंधला जाए या उतरने लगे तो बोतल के महलूल से रुई भिगोकर पहले वाली स्लेट पर फेर दूं और उसके खुश्क होने का इंतजार करूं। एक दफा महलूल से तर स्लेट से 40 से ज्यादा अक्स उतर सकते थे। गर्जे के जब मैं मुतमईन हो गया तो मैंने स्लेटों के 4 सेट और 4 बोतल महलूल खरीदे जिनकी मजमूई कीमत 250 रुपए अदा की और वापस होटल चला आया। मेरा एक मसला तो हल हो चुका था लेकिन दूसरा मसला यशवंत से लिफाफा वसूल करना था जिसके मुतालिक मैं कोई कतई फैसला न कर सका। इस अमल में हर तरह की एहतियाती तदाबीर के बावजूद खतरा था कि यशवंत ने हमें पकड़वाने का कोई इंतजाम न कर रखा हो। यशवंत के सामने सिर्फ मैं जाहिर हुआ था। मेरे साथियों के मुतालिक उसकी मालूमात सिफर थी। लिहाजा अपने साथियों के बचाव के लिए मैंने बिलाखिर ये फैसला किया कि यशवंत से लिफाफा मैं ही वसूल करूंगा। मेरे साथी मेरे तहफ्फुज़ के लिए इधर उधर मौजूद होंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। यशवंत के सामने मैं खुद को एक्सपोज कर चुका था और फाइलों के लिफाफे की वसूली भी मैंने ही करनी थी। मुझे बार बार ये ख्याल आया कि अगर यशवंत ने छोटी बुराई यानी अपनी जाती गलतियां और कोताहियां बताकर बड़ी बुराई यानी अहम फाइलें हमें देने और ताउन करने की बात अपने अफसरान बाला को बता दी तो फिर क्या होगा। न सिर्फ हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा बल्कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इस सूरत हाल में मेरा क्या हशर किया जाएगा इसका मुझे बखूबी अंदाजा था। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पकड़े जाने की सूरत में भारतीय तशद्दुद की सोच ही से खौफ की लहर रीढ़ की हड्डी तक उतरती महसूस होती। जान जाने का खौफ यकीन जानिए हरगिज नहीं था क्योंकि हम तो सरों पर कफन बांध कर ही सरहद पार आए थे। खौफ था तो सिर्फ ये कि तशद्दुद किस इंतहा तक सह सकूंगा। इस बेचैनी पर बहरहाल मैंने काबू पा लिया। पिस्टल को अच्छी तरह से चेक करके लोड कर लिया और साइनाइड की दाढ़ के तारों को ढीला कर लिया ताकि अगर जरूरत पड़ी तो उसे जल्द अज जल्द निकल सकूं। मैं अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया था कि यशवंत से पैकेट कहां पर लूं। यशवंत के दफ्तर से घर जाने वाली बस में पैकेट लेना खारिज अज बहस था इसलिए कि यशवंत ने अगर डबल रोल करना था तो उस बस में पहले ही से भारतीय कमांडो बैठे होंगे जो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब बाकी रह गया था यशवंत के बस से उतरकर घर जाने के दौरान का फासला। बस स्टॉप उसके घर की गली से करीबन 50-60 मीटर के फासले पर था। उस रास्ते पर भी भारतीय कमांडोज पहले से मौजूद हो सकते थे और उसके घर की गली तो एक फंदा बन सकती थी। अगरचे मेरे चारों साथी बस में, सड़क पर और गली में मेरी हिदायत के मुताबिक मौजूद होने थे लेकिन हम पांचों अपने साइड आर्म्स के साथ कमांडोज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सोच सोच कर बिलाखिर एक तजवीज कुछ बेहतर नजर आई और मैंने उसके मुताबिक अमल करने का फैसला कर लिया। मेरी रवानगी का वक्त हो चला था। मैंने 2 नफल बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी कामयाबी के पढ़े और अपनी सारी तैयारी के साथ होटल से बाहर आ गया। मैंने होटल के बाहर खड़ी टैक्सियों में से एक टैक्सी ली और उसे कनॉट प्लेस ले गया। वहां उस टैक्सी को छोड़ा, एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की गली के सामने से रफ्तार आहिस्ता करवा के आगे बढ़ गया। मेरे 2 साथी वहां मौजूद खांचे और ठेले वालों के साथ मसरूफ थे। आगे जाकर मैंने ये टैक्सी भी छोड़ दी और एक और टैक्सी लेकर यशवंत की गली वाली सड़क पर आ गया और उसे ऐसी जगह पार्क करवाया जहां से बस स्टॉप और मेरी टैक्सी के बीच में यशवंत की गली पड़ती थी। टैक्सी का रूट मैंने बस रूट के उल्टी जानिब रखा।
मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। दफ्तर के रूट वाली बस आ गई। 3-4 मुसाफिरों के साथ यशवंत भी उतरा और मेरे 2 साथी भी। दूसरे उतरने वाले मुसाफिर बेजरर दिखाई दे रहे थे। बस आगे बढ़ गई। पहले से मौजूद मेरे 2 साथी मुझे अपने मखसूस इशारों से सब अच्छा की रिपोर्ट दे चुके थे। बस से उतरने वाले साथियों ने भी इशारों में सब अच्छा की रिपोर्ट दी तो मैंने टैक्सी स्टार्ट करने और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहा। यशवंत बोझल कदमों से अपनी गली की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कपड़े का बना हुआ एक बड़ा थैला था जिसे वो दोपहर के खाने का टिफिन कैरियर रखने के लिए इस्तेमाल करता था। यशवंत अभी गली से कुछ फासले पर ही था कि मैंने टैक्सी उसके बिल्कुल करीब रुकवा दी। यशवंत ने मुझे देखा और इशारा किया कि मैं बाहर आ जाऊं। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। गली में दाखिल होते ही उसने थैले में से एक बड़ा पैकेट मुझे निकाल कर दिया और कहा कि सुबह 7 बजे तक इसे वापस पहुंचा दूं। ये सारा अमल 8-10 सेकंड में हुआ। पैकेट लेकर मैं तेजी से वापस पलटा। मेरे 4 साथी इस दौरान गली के करीब पहुंच चुके थे। उन्हें भी यही खदशा था कि कहीं मैं ट्रैप न हो जाऊं। टैक्सी तक पहुंचते पहुंचते मैंने पैकेट एक साथी को थमाया और कहा कि घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। कनॉट प्लेस पर मैंने फिर टैक्सी बदली और अपने होटल आ गया। होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं बार बार पीछे देखता रहा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन सब ठीक था। होटल पहुंचकर मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया। अब तक सब काम हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहे थे। अब देखना ये था कि यशवंत हमारे लिए क्या सौगात लाया है। मैं 1-1.5 घंटे आराम करके फ्रेश हो गया और स्लेटों के 4 सेट और एक केमिकल की बोतल लेकर साथियों के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे साथी मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने पैकेट नहीं खोला था। मैंने पैकेट खोला। उसमें एक बड़ी फाइल में आने वाली डाक और दूसरी फाइल में जाने वाली डाक के कुल मिला के 200 से ऊपर खतूत थे। मैंने खतूत पढ़ने से पहले अच्छी तरह से जांच की कि आने वाली डाक के खतूत पर दफ्तरी तरीके के डबल फोल्डिंग के निशान हैं या नहीं। सब पर ये निशान मौजूद थे जिससे उनके सही होने का पता चलता था। जबकि जाने वाली डाक फोल्ड नहीं थी। हर खत पर टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल की मोहर लगी हुई थी। जाने वाली डाक कार्बन कॉपियां थी जबकि आने वाली डाक असली खतूत पर मुश्तमिल थी और उनके लेटर हेड पर मुख्तलिफ कोर्स और डिविजन्स के निशान और नंबर छपे हुए थे। जबकि जाने वाली डाक पर खत भेजने वाले अफसर का नाम और रैंक दस्तखतों वाली जगह के नीचे दर्ज था और उसके नीचे टाइपिस्ट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नाम के पहले हुरूफ दर्ज थे। जब मैं हर तरह से डाक के सही होने पर मुतमईन हो गया तो मैंने साथियों को बताया। उन्होंने खुशी में आहिस्ता से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बढ़ बढ़ कर मुझे इस कामयाबी पर मुबारकबाद देने लगे। मैंने उन्हें उसी गर्मजोशी से मुबारकबाद दी और कहा कि हमारी इतनी बड़ी कामयाबी टीम वर्क के बगैर मुमकिन न थी और मुबारकबाद के हम सब बराबर के मुस्तहिक हैं। हकीकतन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। हम आर्मी हेडक्वार्टर्स में दरार डालने और राब्ता कायम करने में कामयाब हो चुके थे और अब हमें मुसलसल अहम नौयत की मालूमात वसूल करने का रास्ता तलाश करना था। मैंने 4 साथियों को स्लेटों से कॉपी बनाने की तरकीब समझाई और दोनों फाइलों के कागजात उनमें बांट दिए और वो पूरी मुस्तैदी से कॉपियां बनाने लग गए। 4 घंटे से ज्यादा की मुसलसल अर्करेजी से तमाम कॉपियां तैयार हो गईं। मैंने यशवंत की दी हुई फाइलों में खतूत उसी तरह तरतीब से लगा दिए। जो कॉपियां हमने बनाई थी वो अलग महफूज कर दी गईं। कामयाबी की खुशी में हम रात का खाना भी भूल चुके थे। जब सब काम खत्म हो गया तो एक साथी ने चाय बनाई। चाय पीते हुए मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने कैमरे वाले और एक दूसरे साथी को तैयार होने का कहा। तैयार तो वो पहले ही थे और मुसल्ला भी। कैमरा और फ्लैश गन बैग में डालकर वो मेरे साथ हो लिए। रात के करीबन 11:30 बजे होंगे जब हम यशवंत की गली में पहुंच गए। तंग गली और टिमटिमाते हुए 1-2 सरकारी बल्ब गली का अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कैमरे वाले साथी से कहा कि यशवंत के घर के दरवाजे के बाहर वो मेरी और यशवंत की ऐसे पोज में तस्वीर उतारे कि मेरी पुश्त हो और यशवंत का चेहरा हो और मैं फाइलें उसे देते हुए इस तरह पकड़ूंगा कि फाइल कवर और उस पर लिखा हुआ साफ पढ़ा जाएगा। दरअसल साथियों के घर चाय पीते हुए मेरा ख्याल अचानक एक फाइल कवर पर गया। यशवंत ने अपने दफ्तर में जल्दी या घबराहट में भेजे जाने वाले खतूत की कार्बन कॉपीज ऐसे फाइल कवर में लगा दी थी जिस पर ऊपरी एक कोने से नीचे के दूसरे कोने तक एक मोटी सुर्ख पट्टी बनी हुई थी। उस पट्टी पर बड़े हुरूफ में कॉन्फिडेंशियल और फाइल कवर के ऊपरी हिस्से पर बड़े हुरूफ में आर्मी हेडक्वार्टर्स लिखा हुआ था। इसी फाइल कवर ने मुझे ये काम करने पर उकसाया था। मेरे साथी ने यशवंत के घर के सामने पहुंचकर कैमरे को फोकस करके अपनी जगह संभाल ली। दूसरे साथी ने पिस्टल निकालकर हमें कवर किया। मैंने यशवंत के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद यशवंत की बड़ी टीचर लड़की ने दरवाजा खोलकर पूछा। मैंने कहा एक जरूरी काम से यशवंत साहब से मिलना है। वो लड़की गालिबन सोई हुई थी। बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। उसके थोड़ी देर बाद ही यशवंत धोती संभालता हुआ बाहर आया। मुझे देखकर उसका रंग फक हो गया। वो गुमसुम सवालिया निशान बने खड़ा था। मैंने उसे कहा देर से आने की माफी चाहता हूँ। सुबह मुझे एक जरूरी काम से आगरा जाना है, इसलिए फाइलें लौटाने आया हूँ। ये कहते कहते मैंने सुर्ख पट्टी वाली फाइल पैकेट से निकाली और
और यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, आपका ताउन हमें बर वक्त मिलता रहे तो आपको हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी वक्त फ्लैश लाइट चमकी, यशवंत के मुंह से बेख्तियार चीख निकली और वो उछल पड़ा। मैंने यशवंत के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और वो बार बार मेरे कैमरे वाले साथी की जानिब इशारा कर रहा था, जो तस्वीर उतारते ही तेज कदमों से सड़क की तरफ चला गया था और सिर्फ उसका साया ही दिखाई दे रहा था। मैंने दूसरी फाइल और पैकेट यशवंत के हाथ में देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपना ही आदमी था। यशवंत ने घबराहट में अटकते हुए कहा, उसने तस्वीर उतारी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, उसने तस्वीर उतारी है, सिर्फ हमारे ताउन को मजबूत बनाने के लिए। यशवंत के साथ गुज़श्ता 30 घंटों में जो कुछ हुआ था उससे उसकी हालत गैर हो चुकी थी। वो सर झुकाए, निगाहें अपने पांव पर जमाए खामोश खड़ा था। मैंने उसे कहा, परसों शाम 7 बजे मैं सराय बैरम खान के उसी होटल में आपका मुंतजिर हूँगा। आप अपने हमरा टॉप प्रायोरिटी और इंतहाई क्लासिफाइड अहम मालूमात के कागज लाएं। आपने अब जब हमसे ताउन करना शुरू कर दिया है तो फिर झिझक कैसी। परसों मुलाकात के बाद आपके शिम्मी के बालाखाने पर जाने का भी माली बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यशवंत के चेहरे पर मायूस सी मुस्कुराहट आई। मैंने फौरन ही कहा, मिस्टर यशवंत, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं, लिहाजा ठीक वक्त पर पहुंच जाएं। और दूसरी बात ये कि हम दोस्त हैं, लेकिन मेरी हिदायत पर अमल करते वक्त मुझे बॉस समझना, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो हल्की सी मुस्कुराहट जो यशवंत के चेहरे पर चंद लम्हे पहले नमूदार हुई थी खत्म हो गई और मैं उसे मजीद कुछ कहे बगैर वापस चल दिया। हमें कवर देने वाला साथी भी ओट से निकलकर तेज तेज चलता हुआ मुझसे पहले ही सड़क पर पहुंच गया। कुछ देर इंतजार के बाद हमें टैक्सी मिल गई। साथियों को उनके घर के करीब उतार कर मैंने लोधी होटल के करीब टैक्सी को फारिग कर दिया और टहलते हुए होटल जा पहुंचा। अपने मिशन में कामयाबी के बाद मेरी सारी बेचैनी और थकन दूर हो चुकी थी। होटल लाउंज में कुछ देर बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और इस मिशन में कामयाबी के बाद इसके तसलसल और राब्ते के मुख्तलिफ जराए के मुतालिक सोचता हुआ सो गया। अगले रोज सुबह ही मैं अपने साथियों के घर चला गया। वायरलेस पर कोड पैगाम लाहौर भेजा कि इस बार भी 2 कोरियर्स को भेजा जाए। आर्मी हेडक्वार्टर्स में राब्ता पैदा कर लिया गया है और अहम कागजात की कॉपियां भेजनी है। अगर मुमकिन हो तो ऐसा हसास कैमरा भेजा जाए जिससे कागजात की तस्वीरें उतारी जा सकें और कैमरे के लिए फालतू फिल्में भी खासी तादाद में भेजी जाएं। ये पैगाम भेजने के बाद मैंने स्वीपर्स के पीछे लगाए हुए दोनों साथियों से कहा कि यशवंत हमारे काबू में है तो हमें स्वीपर्स को भी जल्द से जल्द अपने साथ काम करने पर राजी करना होगा। यशवंत हमें सिर्फ कॉपिंग ऑफिस में मौजूद कागजात ही मुहैया कर सकता है, जबकि हेडक्वार्टर्स में जनरल और दूसरे सीनियर अफसरान के कमरों तक उसकी रसाई नहीं। वहाँ सिर्फ स्वीपर्स ही दफ्तरी औकात के बाद सफाई के लिए जाते हैं और उनके जरिए ही उनके लिखे हुए नोट, जिन्हें वो 2-3 टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, हमें ला कर दे सकते हैं। मुझे अचानक ख्याल आया कि हेडक्वार्टर्स में बीसीओ सफाई करने वाले होते हैं। जनरल और दूसरे सीनियर अफसरान के कमरे कौन साफ करता है, इनके मुतालिक मालूमात यशवंत ही हमें दे सकता है। लिहाजा पहले यशवंत से उन स्वीपर्स के नाम मालूम किए जाएं और फिर उन्हें कल्टीवेट किया जाए। दरअसल हालात के बदलने के साथ साथ हमें आइंदा प्लान्स में तब्दीली करनी पड़ती थी। यशवंत का ताउन हासिल होने से पहले हम हेडक्वार्टर्स तक रसाई के लिए चारों तरफ हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन अब सूरत बदल चुकी थी। अब हमें सही अफराद तक यशवंत पहुंचा सकता था या कम से कम उनकी निशानदही कर सकता था। मेरे साथी जान देने को तो हर वक्त तैयार थे, लेकिन उनकी सोच में ना तो गहराई थी और ना ही वो अपने ग्रुप लीडर से इख्तिलाफ करते और मशवरे देते। शायद ये उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की वजह से हो। मैंने कई बार उनसे मशवरा करना चाहा, लेकिन वो सिर्फ मेरी हाँ में ही हाँ मिलाते थे। मैंने वहीं बैठे बैठे फैसला कर लिया कि फिलहाल स्वीपर्स पर काम करने वाले साथियों को रोक दूं। मैंने कुछ देर पहले ही साथियों को स्वीपर्स पर काम को तेज करने का कहा था और जब उन्हें रोक दिया और उसकी वजह बताई तो उन्होंने मेरे फैसले से इत्तेफाक किया। और यहीं पर मैंने एक और फैसला भी कर लिया कि आइंदा उन्हें मशवरे में जरूर शामिल किया करूंगा, लेकिन हतमी फैसला खुद करूंगा। इन्हीं हिदायत के तहत हमें बॉर्डर पार भेजा गया था। फौजी जवानों की ट्रेनिंग में अपने अफसर के हुक्म मानने की निहायत सख्ती से हिदायत की जाती है। यही वजह है कि दौरान जंग अपने अफसर का हुक्म मानते हुए जवान हजारों लाखों गोलियों और गोलों के दरमियान कूद जाते हैं। ट्रेनिंग और बाद में सारी सर्विस के दौरान इस मकूले पर सख्ती से अमल किया जाता है, थिंक लेटर ओबे फर्स्ट। और मेरे साथी इसी ट्रेनिंग के बायस बेचूं चरां अमल कर रहे थे। यशवंत से राब्ता कायम हो जाने का जैसे जैसे मैं सोचता था वैसे वैसे मेरे खदशात बढ़ते जाते थे। जब तक हम तही दामन थे हमें कोई फिक्र न थी, लेकिन यशवंत से कामयाब राब्ता हमारा बहुत कीमती असासा था और उसे बरकरार रखने के लिए हमें फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत थी। मेरे खदशात इस नौयत के थे।
नंबर 1, यशवंत से हर बार कागज लेने और फिर लौटाने के दौरान पकड़े जाने का खतरा, जिसकी वजूहात में यशवंत की पहले ही से भारतीय जासूसों की निगरानी, जिसकी वजह एक हसास महकमे के महदूद आमदनी वाले शख्स की आउट ऑफ बाउंड इलाके में बालाखानों पर अक्सर जाना, फिर शराब के नशे में अपना राज उगल देना। तीसरा के यशवंत की जवान औलाद को बाप की इस डील का पता चल जाना और वतन परस्ती के जज्बे के तहत उनका इस डील को तश्तज़बाम करना। चौथा, यशवंत को मुझसे जो रकम मिलनी थी उसे बेहतियाती से खर्च करना और पकड़े जाना। कर्जे के कई खदशात थे जिनसे निपटने के लिए मुझे फैसला करना था। मेरा फैसला तो ये था कि जाती तौर पर यशवंत से कागजात लेने और देने की बजाय ड्रॉप का तरीका इख्तियार किया जाए, यानी किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसी महफूज जगह को तलाश करना जहां यशवंत मुकर्रा वक्त पर कागजात का पैकेट रख दिया करे और इसी तरह मुकर्रा वक्त पर हम पैकेट रख दिया करें और यशवंत उठा लिया करे। मैंने अपने साथियों को ये तजवीज बताई तो हस्बे मामूल उन्होंने इसे बिल्कुल सही और बहुत अच्छा कहा। अगले रोज शाम को यशवंत ने मुझे सराय बैरम खान के रेस्टोरेंट में मिलना था। इस दौरान मुझे ड्रॉप के लिए महफूज जगहों का इंतखाब करना था और दूसरे मुझे अब खासी रकम की जरूरत थी ताकि यशवंत को रुपयों की नकेल डाले रखूं। ऐसी अशद जरूरत के वक्त मुझे अपने हमदर्दों से राब्ता करने की इजाजत थी। मैं साथियों से रुखसत होकर कपड़े की मार्केट में पहुंचा। दिल्ली पहुंचते ही मैं शुरू के दिनों में अपने हमदर्दों के ठिकाने देख चुका था ताकि बवक्त जरूरत तलाश करने में दिक्कत न हो। मैं मार्केट में एक हमदर्द की दुकान पर गया। मैंने चिट पर रकम और अपना कोड नंबर लिख रखा था। ये थोक कपड़े की मार्केट थी। मुझे दुकान मालिक का हुलिया और शनाख्ती नाम पहले ही बता दिया गया था। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने दुकान के मालिक का पूछा। दुकान के अंदर एक कैबिन में वो बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने शनाख्ती नाम लिया। वो एकदम चौंक उठा और कहा, फरमाइए क्या हुक्म है। मैंने चिट उसके हाथ में थमा दी। चिट पढ़ते ही उसने एक डायरी निकाली। शायद उसमें मेरा कोड और हुलिया दर्ज था। उसने चिट डायरी में रख ली और दराज खोलकर 20,000 रुपए मुझे दे दिए और मैं फौरन ही शुक्रिया अदा करके दुकान से बाहर आ गया। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इन हमदर्दों को हमारा महकमा गैर मुल्की करेंसी में हमारा लिया हुआ पैसा अदा करता था और हर हमदर्द के पास हमारे महकमे की खासी रकम महफूज होती थी। मार्केट से बाहर आकर मैंने टैक्सी ली और ड्रॉप के लिए मुमकिना महफूज जगहों के इंतखाब के लिए यशवंत के दफ्तर और घर वाली सड़क के कई चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कोई मुनासिब जगह नजर न आई। उधर यशवंत का दफ्तर से घर वापसी के दौरान रास्ते में बस से अक्सर उतरना भी उसके हम सफर दफ्तर के साथियों को शक में मुब्तला कर सकता था। लिहाजा मैंने ड्रॉप की जगह का तयन यशवंत से आइंदा शाम मुलाकात पर बाहमी रजामंदी पर छोड़ दिया और अपने होटल वापस आ गया।